निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में गलत है, ये बताना है। सबसे पहले शरीर नए रासायनिक यौगिक बनाने और यांत्रिक कार्य करने के लिए यानी केमिकल कंपाउंड बनाना हो या फिर मैकेनिकल वर्क करना हो, केमिकल कंपाउंड बनाना हो शरीर में या शरीर में से मैकेनिकल वर्क करना हो, उसके लिए एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। जी हाँ, संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। एटीपी में जो संग्रहित ऊर्जा जो होती है ना, उसका यूज करेगा कौन? शरीर। कब यूज करता है? जब जरूरत होता है मैकेनिकल वर्क करने के लिए या फिर रासायनिक कंपाउंड बनाने के लिए शरीर में। ओके, ये सही है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के प्रोटीन बनाने में सक्षम है। हाँ जी हाँ, सक्षम है। गलत है, यहाँ नहीं डाल दिया, लेकिन ये नहीं, ये आंसर में हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली आवरण होते हैं। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली आवरण होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के गहरे सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल गहरा होता है, जिसके द्वारा एटीपी उत्पन्न करने वाला रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। गहरा जो क्षेत्रफल होता है ना, जिस कारण से एटीपी जो बनना चाहिए वो और तेजी से यानी रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, यदि कोशिका को डैश में रखा जाए तो कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ की कोई गति नहीं होता। कब नहीं होगा? समपराशरी में नहीं होगा, अल्पराशरी में होगा। ठीक है, और अति पराशरी में फट जाएगा कोशिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जो है, कोशिकांग एक झिल्ली से घिरे होते हैं। जी हाँ, कोशिकांग एक झिल्ली से घिरा होता है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक में झिल्लीबद्ध कोशिका का अंग का अभाव होता है, यानी कोशिकांगों का अभाव होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। फिर विषाणु में झिल्ली का अभाव होता है, बिल्कुल हाँ, तीनों सही है। ठीक है, झिल्ली को विषाणु में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में भी नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में भी नहीं होता है। ओके, और साथ ही साथ विषाणु में भी नहीं होता है। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में अणुओं की गति को क्या कहते हैं? तो विसरण कहते हैं। ओके, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आता है, उसे क्या कहेंगे? विसरण कह देंगे। ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आता है तो वाष्पीकरण होगा, तो किसी भी सब्सटेंस का जो ठंडापन है बढ़ेगा। ठीक है, कूलिंग की ओर चलेगा। पिघलने से टेम्परेचर नहीं बदलता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है। ओके, अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है, और जितने भी सरीसृप होते हैं उसके 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, घरेलू मक्खी आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। ओके, हाइड्रा में ब्लड नहीं पाया जाता, लेकिन श्वसन करता है। नेक्स्ट है, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे किसे? जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है।
ओके। और केंद्रक झिल्ली होता है तो किस में, यूकेरियोटिक में होती है। ओके। कोशिका द्रव की राजधानी के कारण पेड़ का पौधा प्लांट कोशिका क्या होता है, कड़क होता है, मजबूत होता है। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का पाचन डैश में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन, देखिए भोजन का पाचन बोला तो खाद्य राजधानी में होता है, लेकिन भोजन का प्रचलन कैसे करेगा, यानी लेगा कहीं तो सूडोपोडिया के जरिए, लेकिन पचाएगा कहाँ अमीबा, तो खाद्य राजधानी कहिएगा। ठीक है, अंदर वाले हिस्सा को खाद्य राजधानी कहा जाता है अमीबा का। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी का सोर्स होता है। ओके। क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, कलरफुल होती है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होती है, रंगहीन प्लास्टिड होती है। ओके। यदि कोशिकाओं को किसी विलयन में रखा जाता है और शुद्ध परिणाम के रूप में कोशिका फूल जाती है तो ये विलयन क्या कहलाती है, फूल जाना अल्प पराशरी कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्प पराशरी। फट जाने से अति पराशरी विलयन कहा जाएगा। ठीक है, सम पराशरी में ना फूलेगा और ना ही जैसा है स्थिति वैसा रहेगा। ओके। अल्प पराशरी को हाइपोटोनिक कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका फूल जाती है। नेक्स्ट है, सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं। हाँ होते हैं, कोशिका के जीवन की मूल इकाई है। दिया गया या कथन कि किसने दिया था, ये बोल रहा है। तो ये भले दिया ना, ये मतलब ये सिद्धांत किसका है, तो कोशिका का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, कोशिका का सिद्धांत है। जितने भी जानवर पेड़ पौधा कोशिका का बना हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए कोशिका जीवन की मूल यूनिट है, यानी ऑरिजिन ऑफ यूनिट कौन कहेगा जीवन का, तो बोलिएगा सेल, कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समसूत्री विभाजन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। प्रत्येक कोशिका, जिसे जनक कोशिका कहते हैं, दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। बिल्कुल हाँ, ये समसूत्री का बात कर रहा है। प्रत्येक कोशिका, जिसे जनक कोशिका कहेंगे, दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। ओके। फिर यह जीवों में ऊतकों के विकास और मरम्मत में मदद करता है। मरम्मत तो करता है लाइसोसोम। देखते हैं आगे, संतति की कोशिकाओं में जनक कोशिका की तुलना में आधी संख्या में गुणसूत्र होता है, ये गलत है। ओके, 20 का आपका सी, ये गलत है, क्योंकि संतति कोशिकाओं में जनक कोशिका की तुलना में आधी संख्या नहीं बल्कि सम संख्या होगी। ओके, आधी संख्या नहीं बल्कि सम संख्या में गुणसूत्र होती है, ये गलत है। बाकी जीवों में ऊतकों के विकास और मरम्मत, जीवों में ऊतकों के विकास और मरम्मत में मदद करता है समसूत्री विभाजन। हाँ ठीक है, समसूत्री विभाजन जीवों में ऊतकों के विकास। ठीक है, जैसे जीवों में ऊतकों का, जैसे बच्चा का बनना, संतान का बनना, ठीक है, तो ऊतक का विकास ही ना कर रहा है, समसूत्री हाँ के विकास और मरम्मत में मदद करता है। बिल्कुल सही है। कोशिका विकास के लिए विभाजित होती है। कोशिकाएं क्यों विभाजित होती है, विकास के लिए विभाजित होती है। कहने का मतलब है, जैसे कोई कोशिका है, क्यों टूटती है, क्योंकि विकास करना है, इसीलिए ओके विभाजित होती है। ओके, मान के चलिए कि आपके हाथ से चमड़ा छूटता है, तो हाथ से चमड़ा छूटने का मतलब सिर्फ छूटना नहीं बल्कि
एक खास नया लेयर बनता है, फिर छूटेगा, फिर नया लेयर बनेगा। तो इस प्रकार आपका धीरे धीरे वो कोशिका विभाजित हो रही है, साथ ही साथ आपका विकास भी हो रहा है। ठीक है, आप कोशिका जितना विभाजित होगी सही उतना डेवलप करता है। ओके, इसलिए कोशिका मरती भी है और जीवित भी होती रहती है। ठीक है, इसलिए तो बच्चा से बड़ा हो जाता है। ओके, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं। ओके, और राउवोल्फिया जो होती है सर्पगंधा के जड़ से पाई जाती है, औषधि है वो। ठीक है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? सूत्रकनिका को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ओके, गोल्गी काय बॉडी में क्या होता है? लाइसोसोम होती है। ठीक है, डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। देखिए तीनों, प्लास्टिड हो गया, कोशिका भित्ति हो गया और हरित लवक, ये तीनों ही प्लांटे में पाया जाएगा, ना कि एनिमल में। आसानी से समझ सकते हैं, हरित लवक यानी ग्रीन क्लोरोप्लास्ट के बात कर रहा है, तो पत्तिये में रहता है। कोशिका भित्ति जान ही रहे, देवाल जो बनेगा पेड़ यानी पादप का, प्लांट का, तो कोशिका भित्ति का होता है। अब प्लास्टिड भी केवल पहले से आपको बता चुके हैं ये कि ये पेड़ में रहता है। ठीक है, और ये 90% हिस्सा रिक्तिकाएं का होता है प्लास्टिड के। ओके, नेक्स्ट है लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है ये बताना है। क्योंकि जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। कौन फट जाता है? लाइसोसोम फट जाता है। ओके, कोशिका क्षतिग्रस्त होगी तो लाइसोसोम फट जाएगा और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पचाने लगता है। और जो एंजाइम रहेगी वह अपनी कोशिकाओं को पचाने लगेगा। एंजाइम जो होती है वह अपनी कोशिका को क्या करेगा? पचाने लगेगा। ओके, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा गया? क्योंकि ये फट जाती है। कोशिका जब क्षतिग्रस्त होगी ना, जैसे चोट लग गया, घाव लग गया, ठीक है, गाड़ी चला रहा एक्सीडेंट हो गया, तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ठीक है, यानी घाव वगैरह हो जाएगा। तो उस दौरान क्या होगा? लाइसोसोम फट जाएगा। जब लाइसोसोम फट जाएगा तो फिर एंजाइम क्या करेगी? अपनी कोशिकाओं को पचाने लगता है। ठीक है, कोशिका क्या करेगी? अपनी कोशिकाओं को पचाने लगता है एंजाइम। ओके, जैसे लसिका एंजाइम होती है ना, ये घाव को क्या करती है? भरने लगती है। तो ये क्या होता है? कोशिका को पचाने लगता है, यानी खाने लगता है, जिस कारण से जख्म क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। ठीक है, अंदर ही अंदर प्लास्टिक प्लांट में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? तो वो है पाचक एंजाइम लाइसोसोम से भरी होती है। ठीक है, पाचक एंजाइम से कौन भरी होती है? लाइसोसोम। ओके, राइबोसोम प्रोटीन बनाती है और ये रफ तरीके से दिखाई पड़ता है किस में? ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, यानी गोल्गी का बॉडी में रफ तरीके से दिखाई पड़ेगा, यही राइबोसोम दिखाई पड़ता है। अब ब्लैक रिएक्शन नामक स्टैनिंग तकनीकी की खोज भी किया था कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, ये क्या करता है? न्यूरॉन को उनकी संपूर्णता में प्रकट कर देता है। ठीक है, ब्लैक रिएक्शन, न्यूरॉन को पूर्ण तरीके से देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली होती है। ओके, नेक्स्ट है, अमीबा क्या है? अमीबा प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है, एंडोसाइटोसिस के जरिए करती है। ओके,
किसके जरिए करती है? एंडोसाइटोसिस के जरिए करती है। अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन अपना प्राप्त करता है। ओके, किस माध्यम के जरिए भोजन प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ओके, विचरण क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आता है, पता होना चाहिए। फिर है प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक किसमें होते हैं? तो झिल्ली युक्त अंग जो होते हैं यूकेरियोटिक में होते हैं। ओके, केंद्रिका झिल्ली और झिल्ली वाला युक्त अंग, ठीक है, केंद्रक झिल्ली भी और साथ ही साथ झिल्ली वाला अंग, ओके, यानी झिल्ली युक्त अंगक जिसे कहेंगे। ओके, ये कहाँ होगा आपका? यूकेरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में तो झिल्ली युक्त अंग होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है जब एक कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, किसके जरिए? तो अर्धसूत्रीय विभाजन के जरिए विभाजित होती है तो यह क्या जाएगी? दो नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगी? दो करें, 2 दूना 4, ठीक है, 4 नए कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ओके, 4 नए कोशिकाओं का निर्माण करेगा। जब एक कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तो यह नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो कितने नए कोशिका? तो 4 नए कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ओके, नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है आपका? तो बैक्टीरिया की कोशिका में नहीं पाई जाएगी क्या? जी हाँ, बैक्टीरिया की कोशिका में आपका केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ओके, केंद्रक की झिल्ली में केंद्रक की झिल्ली बैक्टीरिया की कोशिका में नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। ओके, कौन निपटान तंत्र है? तो लाइसोसोम है। ओके, लाइसोसोम कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। ओके, ये किसी भी बाह्य पदार्थ के साथ खराब हो चुके कोशिका अंगों को का पाचन करके कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, यानी सहायता करता है। तो वो कौन होगा? तो वो होगा लाइसोसोम। ओके, कोई भी बाह्य पदार्थ रहेगा ना वो खराब हो जाता है, ठीक है। ये किसी भी बाह्य पदार्थ के साथ साथ खराब हो चुके जो कोशिका अंग है, ठीक है, मान के चलिए कि कोई छिलक गया है शरीर में चोट, तो वो बाह्य हो गया, तो बाहर खराब हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ? खराब हो चुके कोशिका अंग वो कहलाया। अब उसको पाचन करना यानी हटाना, तो कौन हटाएगा? तो लाइसोसोम ही करेगा, ठीक है। कौन करेगा? लाइसोसोम करती है। ओके, लाइसोसोम का हिंदी में लयन काय कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में लयन काय कहते हैं। और सूत्रकनिका का इंग्लिश होता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड आपका प्लांट में पाया जाता है, केवल प्लांट में। ओके, और गोल्जी का बॉडीज में लाइसोसोम का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बताना है कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? इबोला वायरस के द्वारा होता, मलेरिया नहीं होता, ये प्लाज्मोडियम के जरिए होता है। बाकी सार्स एड्स जो होता है ये वायरस के जरिए होगा। अब बताना प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में क्लोरोफिल डैश से संबंधित है। तो प्रोकैरियोटिक के जीवाणुओं में क्लोरोफिल क्या होती है? इसका आंसर 44 का सी होगा, ठीक है। झिल्लीदार पुटिका होती है। क्या होती है? झिल्लीदार पुटिका। झिल्लीदार पुटिका होती है। ये क्या करती है झिल्लीदार पुटिका? प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में, ओके,
देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण करती है, ओके। लेकिन उस जीवाणु में, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका से संबंधित होता है, ओके। क्लोरोफिल किससे संबंधित होगा? झिल्लीदार पुटिका से संबंधित होता है, ओके। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि प्रकाश संश्लेषण जो होगा प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में, प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में यानी, ओके, उसमें क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका से संबंधित होता है। क्लोरोफिल किससे संबंधित होता है? तो झिल्लीदार पुटिका से, ओके, झिल्लीदार पुटिका से संबंधित होगा क्लोरोफिल। तो किसका क्लोरोफिल? तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बताना है कि पादप प्लास्टिड स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित करता है। जी हाँ, संग्रहित तो करेगा, लेकिन ये ल्यूकोप्लास्ट करती है। कौन करेगी? ल्यूकोप्लास्ट करेगी, ओके। ल्यूकोप्लास्ट क्या करती है? ये पादप प्लास्टिड, प्लास्टिड कहाँ पाई जाती है? ये केवल प्लांट में पाई जाती है, पहला। दूसरा, स्टार्च हो या तेल हो या प्रोटीन कणिकाओं को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट में किया जाता है, ओके। इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट कैसा कलर होता है? रंगहीन होता है। तो वहीं पर ही स्टार्च स्टार्च ऐसे भी व्हाइट कलर का होता है, यानी व्हाइट की तरह दिखेगा। ल्यूकोप्लास्ट भी व्हाइट होता है, यानी लगभग रंगहीन होता है, यानी व्हाइट की तरह होता है, ठीक है। तो स्टार्च हो गया, तेल हो गया, प्रोटीन भी व्हाइट व्हाइट दिखता होगा, बादाम को देखिएगा तोड़ के, तो ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट में संग्रहित होता है। स्टार्च हुआ या तेल हुआ, ठीक है, या प्रोटीन हो गया, ये सभी कण कहाँ संग्रहित होगा? तो ल्यूकोप्लास्ट में, ओके। और क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट कलरफुल रहता है, ओके। क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? पत्ते में होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा कोशिका का अंग पाया जाता है? तो राइबोसोम। दोनों में, देखिए राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, तभी तो जीवित रहेगा ना। तो प्रोकैरियोटिक हो या यूकेरियोटिक, हालांकि झिल्ली भले नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, बस इतना ध्यान रखिएगा, ओके। लेकिन यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये दोनों ही सेल में कौन सा कोशिका अंग पाया जाता है? राइबोसोम, ओके। राइबोसोम जो होती है ये प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और यूकेरियोटिक में भी पाई जाती है, ओके। कोशिका में पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका, दोनों में पाई जाती है क्या? राइबोसोम, ओके। और लाइसोसोम जो होती है गोल्गी का बॉडी में बनता है, ओके। और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए और प्रोटीन, ओके। सॉरी, राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है, ओके। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्या होता है? झिल्लीदार पुटिका होता है, ओके। क्लोरोफिल किस में होता है? तो झिल्लीदार पुटिका से संबंधित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बताना किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान का नींव रखी? तो किसने लिखा था? लाइवोजियर ने रखा था, ठीक है। यानी कहने का एडिशन रिएक्शन का नियम रखा था, दो महत्वपूर्ण नियम रखा बनाकर रासायनिक विज्ञान का नींव रखा। किसने? लाइवोजियर ने रखा था, ओके। किसने रखा था? लाइवोजियर ने। इसने क्या किया था कि संयोजन, संयोजन माने क्या होता है?
एडिशन वाला, तो एडिशन किसका, केमिकल एडिशन, ओके, एडिशन ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो दो महत्वपूर्ण नियम बनाया था, ये बना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो किसने, लाइवोजियर ने, ठीक है, एल लाइवोजियर कहा जाता है, नाम लिखा है लाइवोजियर, ओके, पूरा नाम एन एल लाइवोजियर नाम है इसका। अब प्रॉस्ट ने क्या कहा था, ये कांस्टेंट मास का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, यानी केमिकल कंपाउंड का जो द्रव्यमान होता है फिक्स होता है खास रेशियो में, ओके। अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूक्लियस की खोज किया था, ओके, बस किसका, एलिमेंट का, ठीक है, लेकिन ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज बायोलॉजी वाला किया है, ओके। नेक्स्ट है, विचार करना है। पहला, कोशिकाएं आधारभूत संरचनात्मक इकाई हैं, ओके, हाँ जी हाँ, कोशिकाएं जो होती है एक संरचनात्मक इकाई है, यानी एक बेसिक आपका फंडामेंटल है वो, ओके, बिल्कुल सही है। और कोशिकाओं को सर्वप्रथम प्रेक्षण एंटोन वान लीeuwenhoek ने किया था। कोशिकाओं का सर्वप्रथम प्रेक्षण एंटोन वान लीeuwenhoek ने किया था, यानी केवल कहिए ना कि कोशिका का सर्वप्रथम प्रेक्षण किसने किया था, लीeuwenhoek ने किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है, किसने किया था, लीeuwenhoek ने किया था। फिर कोशिका विचार करना है कौन कौन सही है। कोशिका का आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, जी हाँ, कोशिका जो होती है, कोशिकाएं ही संरचना का जो संरचनात्मक है उसका इकाई होती है, ओके, आधारभूत इकाई माना जाता है किसको, कोशिका को। आधारभूत संरचना इकाई किसे माना जाता है, कोशिकाएं को, ओके, कोशिकाएं को किसको माना जाता है, आधारभूत संरचनात्मक इकाई माना जाता है, पहला। दूसरा ये कि मुर्गी का अंडा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली कोशिका है, जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार तालाब के पानी में स्वतंत्र रूप से रहने वाली कोशिकाओं की खोज की थी, तो लीeuwenhoek ने खोज किया था, ओके, तालाब के पानी में स्वतंत्र रूप से रहने वाला जो कोशिका है उसकी खोज किसने किया था, तो लीeuwenhoek ने खोज किया था, ओके, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। फिर है, पादप कोशिकाओं में एंटोनी वॉन ने यानी लीeuwenhoek ने किस चीज का किया, यानी कहिए स्वतंत्र रूप से रहने वाला कोशिकाओं की खोज किया था, ओके, तालाब के पानी में रहने वाला स्वतंत्र रूप से रहने वाला कोशिका की खोज किया था किसने, तो लीeuwenhoek ने। लेकिन कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने खोज किया, ठीक है, लेकिन पहला तो ये रॉबर्ट कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है, जबकि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। फिर यहीं पर आता कि यहाँ पर भी तो कोशिका खोज करा, लेकिन नहीं, ये जीवित कोशिका खोज किया था लीeuwenhoek ने, ये एक तरह से बैक्टीरिया है, ओके, ये कहाँ मिल रहा था, तालाब के पानी के किनारे स्वतंत्र रूप से रहने वाला है, तो किसने खोज किया था, लीeuwenhoek ने खोज किया था, ओके। फिर है, पादप कोशिका में एक बड़ा या बड़ी क्या होता है या होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में डैश छोटी होती है। तो देखिए, कोशिका झिल्लियों के बारे में बात हो सकता है आपका, 56 का डी होगा, ठीक है, रिक्तिकाएं, ओके, रिक्तिकाओं और रिक्तिका के बारे में बात कर रहा है। पादप कोशिका में बड़ा क्या होता है, रिक्तिका होती है, जी हाँ, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ा होता है, ये 90% होता है पादप कोशिका के सेल का, पहले तो ये याद रखिएगा। दूसरा,
कि ये केवल प्लांट में पाई जाती है रिक्तिका, और जबकि पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की छोटी कही या कम संख्या होती है। ठीक है, पशु कोशिका में रिक्तियाएं कम होती है, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिकाएं ज्यादा होती है। ठीक है, पादप कोशिका में रिक्तिका ज्यादा होती है, लेकिन पशु कोशिका में कम होती है। ओके, यानी रिक्तिका दोनों में होती है, एनिमल और प्लांट दोनों में, लेकिन यही है कि रिक्तिका प्लांट का ज्यादा होगा और एनिमल का कम होगा, कम संख्या में होती है। नेक्स्ट है, इनमें से बताएं जीवित जीवों की मूलभूत संरचना इकाई कौन है? कोशिका। कोशिका जो है जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ओके, मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका जीवित जीवों की। नेक्स्ट है, अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती है। अधिकांश कोशिका जो होती है वृद्धि के लिए क्या होती है? विभाजित होती है। जी हाँ, वृद्धि के लिए क्या होती है? विभाजित होती है। कोई भी कोशिका जो होती है, वृद्धि करना है तो वृद्धि करना है तो पहले क्या होना पड़ेगा? आपको विभाजित होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कोशिका को विभाजित करता है वृद्धि होने के लिए। तो कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो समसूत्री विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन। कोशिका, अधिकांश कोशिका जो होता है वृद्धि के लिए क्या करती है? विभाजित होती है। ओके, यानी विभाजित होना पड़ेगा तभी वृद्धि होगा। ओके, यानी कहीं मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहाँ होती, किसका होता है विभाजित? तो समसूत्री का विभाजन होता है। ओके, नेक्स्ट है, जब पादप कोशिकाएं पराशर द्वारा जल खो देती है, जब पादप कोशिकाएं पराशर के द्वारा भी जल खो देती है, ठीक है, तो उसमें उपस्थित जो तत्व है कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाता है। ओके, क्या होता है? उसमें उपस्थित जो तत्व है कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है आपका? बी नाम दिया गया है। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। ओके, सॉरी प्लाज्मोसिस करें, प्लास्मोलिसिस कहलाता है। ठीक है, प्लास्मोलिसिस कहलाता है। प्लास्मोलिसिस किसे कहेंगे? जब पादप कोशिकाएं पराशर द्वारा जल खो देती है। ओके, यानी कहने का पराशर के माध्यम से जल उड़ गया, खत्म हो गया प्लांट में, यानी सूख गया, तब जल खो देती है, तब उसमें उपस्थित जो तत्व होती है कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है। कोशिका भित्ति से कहाँ सिकुड़ती है? दूर। कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्लास्मोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लास्मोलिसिस कहलाएगा। ठीक है, तो निश्चित है मोलेस्टेशन हो जाएगा तो निश्चित है कि दूर जाके सिकुड़ेगा ही सिकुड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होती है छिद्र युक्त होती है। ओके, कैसी होती है? छिद्र युक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली कैसी होगी? छिद्र युक्त। ठीक है, हालांकि दो परत होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, लेकिन बाहरी झिल्ली वाला कैसा होगा? छिद्र युक्त होगा। ओके, उसमें छेद पाया जाएगा। ओके, किस में? माइटोकॉन्ड्रिया के। आप प्लाज्मोलिसिस, सॉरी प्लास्मोलिसिस किसे कहते हैं? जब कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है क्या तत्व? ठीक है, कब ये तत्व सिकुड़ेगी? जब पराशर के माध्यम से जल खो देगा पादप कोशिकाएं। ओके,
नेक्स्ट है हरित लवक, सूत्र कनिका एवं खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका में मिलता है। ओके जी हाँ, हरित लवक, सूत्र कनिका एवं खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका में मिलता है। क्या मिलता है? गोल्जी कॉय खुरदरी। अगर खुरदरी कौन होता है तो वो राइबोसोम होता है, लेकिन खुरदरी किस में होता है तो गोल्जी काय में होती है। ओके, तो कौन खुरदरी होगा ये पूछ रहा है, तो राइबोसोम होगी। ठीक है, फिर से हरित लवक हो या सूत्र कनिका हो एवं खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका में मिलता क्या है? राइबोसोम। यानी राइबोसोम कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है। जी हाँ, खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता क्या है? राइबोसोम। अब वो रफ कौन होता है? राइबोसोम ही होता है। ये तो यहीं पर जवाब दे दिया, रफ के मोड में कौन होता है? राइबोसोम ही होता है। ठीक है, और ये हरित लवक में भी पाई जाती है या सूत्र कनिका में भी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। सूत्र कनिका को इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम होती है। ओके, साथ ही साथ हरित लवक भी याद रख लेना है। नेक्स्ट है एक कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित जो द्रव घटक होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। एक कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के एक कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ना, कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली होता है उसके अंदर द्रव होता है। ओके, द्रव घटक होता है। क्या होता है? द्रव घटक होता है, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहा जाता है। ओके, कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली होता है उसी के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो निश्चित है, तो कोई लिक्विड होगा तो कोशिका द्रव, द्रव को ही लिक्विड कहते हैं। ओके, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम होता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, गोल्जी कॉय में ही होता है। ओके, नेक्स्ट है डैश केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। पादप कोशिका में क्या मौजूद होता है? प्लास्टिड। ओके, जी हाँ, प्लास्टिड जो होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये तो सही है कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता दिखेगी आपको? प्लास्टिड में यही समानता दिखेगी कि दोनों में अपना डीएनए राइबोसोम होता है। जी हाँ, डीएनए राइबोसोम दोनों का होता है, प्लास्टिड में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। यही समानता है, प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए दिखेगा। ठीक है, दोनों में डीएनए और राइबोसोम मिलता है, और दोनों में दोनों मिलता है, दोनों में दोनों मिलता है। तो दोनों में दोनों क्या मिलता है? तो डीएनए और राइबोसोम। किस में? प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइडन और प्याज के छिलके की स्लाइडन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो 75 का डी। प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ओके, प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जी हाँ, प्याज के छिलके की जो कोशिका होती है उस कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। प्याज के छिलके का जो कोशिका होती है उसमें ही कोशिका भित्ति होती है। बिल्कुल हाँ, होती है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइडन और प्याज के छिलके की स्लाइडन के बीच मुख्य अंतर क्या है? अंतर